क्या कभी ये सोचा है कि एक छोटी सी वेबसाइट देखते ही देखते एक ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में कैसे बदल जाती है जो लाखों यूजर्स को एक साथ संभाल सके? वेल, इसका राज छिपा है स्केलेबिलिटी में। ये सिर्फ बढ़ने की काबिलियत नहीं है, बल्कि आज की डिजिटल दुनिया में टिके रहने की एक कला है। और आज हम इसी कला की दो सबसे अहम तरीकों को समझने वाले हैं। और सच कहूं तो इसी सवाल का जवाब एक कामयाब और एक नाकाम सिस्टम के बीच का फर्क तय करता है। सोचिए, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी जो हर सेकंड लाखों रिक्वेस्ट्स हैंडल करती है, वो रातों रात तो नहीं बनी, है ना? इसके पीछे है एक बहुत सोची समझी स्केलिंग स्ट्रैटेजी, एक ऐसा आर्किटेक्चरल डिसीजन जो सिस्टम को प्रेशर में बिखरने नहीं देता। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम ग्रोथ की प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को देखेंगे, उनके आर्किटेक्चर को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि सही फैसला कैसे लिया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की इस प्रॉब्लम के बारे में और कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो स्केलेबिलिटी आखिर है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है ग्रोथ को संभालने की तैयारी। मतलब जब यूजर्स की संख्या 10 से बढ़कर 10 लाख भी हो जाएं, तब भी सिस्टम को उतनी ही तेजी और एफिशिएंसी से काम करते रहना चाहिए। बस यही एक स्केलेबल सिस्टम की असली पहचान है। अच्छा, एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी के बीच। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। देखिए, परफॉर्मेंस एक रेस कार की तरह है जिसका फोकस एक काम को बहुत तेजी से करना है। वहीं स्केलेबिलिटी एक बस की तरह है जिसका मकसद है एक साथ कई पैसेंजर्स यानी कई रिक्वेस्ट्स को संभालना। तो याद रखें, एक तेज सिस्टम जरूरी नहीं कि स्केलेबल भी हो। तो अब आते हैं हमारे पहले तरीके पर, वर्टिकल स्केलिंग, जिसे स्केल अप करना भी कहते हैं। इसे समझने के लिए एक रेस्टोरेंट की एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए रेस्टोरेंट में अचानक ज्यादा कस्टमर्स आने लगते हैं, तो एक तरीका यह है कि उसी किचन में एक बड़ा और बेहतर ओवन लगा दिया जाए। इससे काम तो तेज हो जाएगा, लेकिन किचन का साइज तो वही का वही रहेगा ना। अब टेक्निकली देखें तो इसका मतलब है मौजूदा सर्वर के रिसोर्सेज को बढ़ाना। मतलब उसमें और ज्यादा रैम डाल दी, एक पावरफुल सीपीयू लगा दिया या फिर तेज स्टोरेज लगा दी। आर्किटेक्चर में कोई बदलाव नहीं होता, बस वो एक अकेली मशीन और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। लेकिन इस रास्ते में एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। शुरुआत में पैसा लगाने पर परफॉर्मेंस में अच्छा खासा सुधार दिखता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद परफॉर्मेंस में छोटे से सुधार के लिए भी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो कुल मिलाकर वर्टिकल स्केलिंग के अपने फायदे हैं। ये सिंपल है, लागू करने में तेज है, लेकिन इसकी कमजोरियां भी काफी सीरियस हैं। ये बहुत महंगी हो जाती है, हार्डवेयर की अपनी एक लिमिट होती है, और सबसे बड़ा खतरा, ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बना देती है। मतलब अगर वो एक ही सर्वर डाउन हुआ तो पूरा का पूरा सिस्टम ठप। तो जब एक अकेले सर्वर की पावर कम पड़ने लगती है, तब हम एक दूसरे और कई ज्यादा पावरफुल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। चलिए, वापस अपनी रेस्टोरेंट वाली एनालॉजी पर चलते हैं। अब एक ही किचन को बड़ा करने के बजाय शहर में कई नई किचन खोल दी गई हैं और कस्टमर्स को उन सभी के बीच बांट दिया गया है। इससे क्या हुआ? अब लगभग अनलिमिटेड कस्टमर्स को सर्व किया जा सकता है। टेक्निकली देखें तो ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। अब एक बहुत पावरफुल मशीन बनाने के बजाय कई सारी नॉर्मल मशीनों को एक साथ जोड़कर काम करवाया जाता है। यहाँ फोकस पावर से हटकर नंबर्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर आ जाता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब सिर्फ सर्वर जोड़ना नहीं है। नहीं, इसके लिए खास तरह का आर्किटेक्चर चाहिए होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस आर्किटेक्चर का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है लोड बैलेंसर। इसे एक ट्रैफिक डायरेक्टर की तरह समझिए, जो आने वाली सारी ट्रैफिक यानी यूजर रिक्वेस्ट को आगे मौजूद सर्वरों में बराबर बराबर बांट देता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि किसी भी एक सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड ना पड़े। अब लोड बैलेंसिंग ठीक से काम कर पाए, इसके लिए वेब टियर का स्टेटलेस होना बहुत जरूरी है। स्टेटलेस का मतलब है कि सर्वर क्लाइंट से जुड़ी कोई भी जानकारी, जैसे कि लॉगिन स्टेटस या शॉपिंग कार्ट का डेटा, अपने पास स्टोर नहीं करते। हर रिक्वेस्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट और पूरी होती है,
और इसी वजह से लोड बैलेंसर किसी भी रिक्वेस्ट को किसी भी सर्वर के पास आज़ादी से भेज सकता है। इसके ठीक उलट होता है स्टेटफुल आर्किटेक्चर, जहां सर्वर यूजर की जानकारी याद रखता है। अब ऐसे में क्या होता है, एक ही यूजर की सारी रिक्वेस्ट्स को बार बार उसी एक सर्वर के पास भेजना पड़ता है। इसे स्टिकी सेशंस भी कहते हैं। ये स्केलिंग को बहुत मुश्किल बना देता है। और सोचिए, अगर वो सर्वर फेल हो गया तो यूजर का सारा सेशन डेटा भी गया। वेब टियर को स्केल करने के बाद अगला और शायद सबसे बड़ा चैलेंज आता है डेटाबेस को स्केल करने का। इसके लिए मेनली 2 तरीके हैं। पहला है रेप्लिकेशन, जिसमें डेटाबेस की कई सारी कॉपीज बना दी जाती हैं। ये रीड हैवी लोड के लिए बढ़िया है। और दूसरा है शार्डिंग, जिसमें डेटा को ही छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग डेटाबेस पर रख दिया जाता है। ये राइट हैवी लोड के लिए काम आता है। तो ठीक है, अब हम दोनों अप्रोच को समझ चुके हैं, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा रास्ता कब चुनना चाहिए। और ये एक बहुत ही ज़रूरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। चलिए इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। देखिए, वर्टिकल स्केलिंग आपको स्पीड देती है, जल्दी इंप्लीमेंट हो जाती है, पर इसकी ग्रोथ की एक लिमिट है और ये फेलियर के मामले में काफ़ी रिस्की है। दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आपको लगभग अनलिमिटेड ग्रोथ और फॉल्ट टॉलरेंस देती है, लेकिन इसकी एक कीमत है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और इसके लिए खास एक्सपर्टीज वाली टीम चाहिए होती है। अब जरा लंबे समय के खर्चों पर नजर डालें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। शुरू में वर्टिकल स्केलिंग सस्ती लगती है, लेकिन फिर एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है, लगभग 1 लाख यूजर्स के आसपास, जिसके बाद हॉरिजॉन्टल स्केलिंग फाइनेंशियली कहीं ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाती है। और 10 लाख यूजर्स पर तो ये सिर्फ बेहतर नहीं, बल्कि कई गुना ज्यादा सस्ती साबित होती है। तो सही फैसला लेने का एक प्रॉपर प्रोसेस है। स्टेप 1, अपनी करंट सिचुएशन को देखें। क्या सिस्टम के रिसोर्सेज जैसे CPU 70% से ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं? स्टेप 2, अपने ग्रोथ प्रोजेक्शंस को एनालाइज करें। और स्टेप 3, यूजर्स की अनुमानित संख्या के आधार पर अपना अप्रोच चुनें। आमतौर पर 1 लाख यूजर्स तक वर्टिकल स्केलिंग ठीक रहती है, लेकिन उससे आगे की ग्रोथ के लिए हॉरिजॉन्टल आर्किटेक्चर की प्लानिंग करना ही समझदारी है। और हाँ, ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां असल में इनका इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो और नैस्डैक, जिन्हें बहुत ही कम लेटेंसी चाहिए, वो पावरफुल वर्टिकली स्केल्ड सर्वर्स पर भरोसा करते हैं। वहीं नेटफ्लिक्स और उबर जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें अनलिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पर बने हैं। और तो और शॉपिफाई और स्लैक जैसी कई कंपनियां दोनों का एक हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल करती हैं। तो आखिर में ये चॉइस सिर्फ पावर बनाम नंबर्स की नहीं है, ये असल में आज की सिंप्लिसिटी और भविष्य की रेजिलियंस यानी लचीलेपन के बीच का एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ है। एक बेहतरीन आर्किटेक्चर सिर्फ आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, बल्कि वो उन मुश्किलों के लिए पहले से तैयार रहता है जो अभी आई भी नहीं है। ये असल में भविष्य को ध्यान में रखकर की गई एक डिजाइनिंग है।